गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अमेरिका से। अमेरिकी आव्रजन अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले किसी भी व्यक्ति को जल्द ही संघीय सरकार के पास पंजीकरण कराना होगा। जो पंजीकरण नहीं कराएगा उन्हें जुर्माना या कारावास या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज की ओर से हाल ही में जारी किए गए बयान के अनुसार ये रजिस्ट्री 14 वर्ष या उससे ज़्यादा आयु के उन सभी लोगों के लिए अनिवार्य होगी जिनके पास कानूनी दर्जा नहीं है। बयान में कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति की पंजीकरण कराना होगा और अपने फिंगरप्रिंट और पता उपलब्ध कराना होगा। 14 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति के माता पिता और अभिभावकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे पंजीकृत हैं। यह ट्रंप प्रशासन के उन कदमों की श्रृंखला में नया कदम है जो अवैध आव्रजन पर रोक लगाने और देश में अवैध रूप से रह रहे लाखों लोगों को निर्वासित करने के अभियान के वादों से जुड़े हैं। संघीय आव्रजन कानून में लंबे समय से यह अनिवार्य है कि अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले लोग सरकार के साथ पंजीकरण करें। इन कानूनों का इतिहास 1940 के विदेशी पंजीकरण अधिनियम से जुड़ा है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआती दिनों में अप्रवासियों और राजनीतिक विध्वंसक तत्वों के बढ़ते भय के बीच आया था। वर्तमान आवश्यकताएं 1952 के आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम से उत्पन्न हुई हैं। विद्वानों का कहना है कि पंजीकरण की अनिवार्यता को शायद ही कभी लागू किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि अब इसमें बदलाव होगा। होमलैंड सिक्योरिटी की प्रवक्ता ट्रिसिया मैकलाघलिन ने एक बयान में कहा कि ट्रंप प्रशासन हमारे सभी आव्रजन कानून को लागू करेगा। हम ये नहीं चुनेंगे कि कौन से कानून लागू करेंगे, हम ये जानना चाहिए कि हमारे देश में कौन है, ताकि हमारी मातृभूमि और सभी अमेरिकियों की सुरक्षा हो सके। अधिकारियों ने कहा कि वे जल्द ही विदेशियों के लिए पंजीकरण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक फॉर्म और प्रक्रिया की घोषणा करेंगे। अपनी वेबसाइट पर USCIS ने लोगों को ऑनलाइन खाता बनाने का निर्देश दिया है और कहा कि पंजीकरण के संबंध में अतिरिक्त जानकारी आने वाले दिनों में उपलब्ध होगी। बयान में कहा गया कि किसी भी देशी के पास इस कानून का पालन न करने का कोई बहाना नहीं होगा। USCIS वेबसाइट ने संकेत दिया है कि पंजीकरण कराने वाले लोगों को किसी प्रकार का पहचान पत्र दिया जाएगा, जिसे 18 वर्ष से ज़्यादा आयु के किसी भी व्यक्ति को हर समय अपने पास रखना होगा। रजिस्ट्री की घोषणा से ट्रंप प्रशासन को इमिग्रेशन के अहम मुद्दे पर अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने का मौका मिला है। यह अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे लोगों के लिए भी एक संकेत है। मैकलाघलिन के बयान में कहा गया कि अगर आप अभी चले जाते हैं तो आपको वापस लौटने और हमारी स्वतंत्रता का आनंद लेने और अमेरिकी सपने को जीने का अवसर मिल सकता है। रजिस्ट्री का क्या प्रभाव होगा? रजिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ अभी स्पष्ट है, लेकिन कानूनी विद्वानों का कहना है कि व्यवहारिक परिणाम शायद मायने नहीं रखेंगे, क्योंकि जो लोग पहले से ही कानूनी दायरे से बाहर रहे हैं उनके पंजीकरण की संभावना नहीं है, जिससे उन्हें निर्वासित करना कहीं ज़्यादा आसान हो जाएगा। आव्रजन कानून के विद्वान और कार्नेल लॉ स्कूल के सेवानिवृत्त प्रोफेसर स्टीफन येल लोअर का कहना है कि भले ही यह ज़्यादा लोगों को निर्वासित करने के मामले में वास्तव में कुछ खास हासिल न करे, लेकिन अमेरिकी लोगों को यह संकेत देता है कि हम अप्रवासियों पर नकेल कस रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे अप्रवासियों में जो डर पहले से है उसे और भी बढ़ावा मिलेगा। अधिवक्ताओं ने इसे घोषणा की कड़ी निंदा की है। नेशनल इमिग्रेशन लॉ सेंटर में नीति की उपाध्यक्ष हाइडी आल्टमैन ने एक बयान में कहा है कि अमेरिकी इतिहास में अप्रवासियों और श्वेत लोगों के खिलाफ सरकारी प्रतिबंधों के भेदभाव के शर्मनाक प्रसंगों की याद दिलाता है। ये हम बात करें चीन की। चीन ने गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के हाथों जमकर मार खाने वाले PLA कमांडर को उसकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया है। यह संघर्ष जून 2020 में हुआ था। इस संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे, लेकिन चीन ने अपने सैनिकों के मौत का आंकड़ा छिपा लिया था। इस दौरान हुई झड़प में भारतीय सैनिकों ने चीनी कमांडर क्यू फोबाओ की जमकर पिटाई की थी। इस पिटाई में फोबाओ का सिर फट गया था और पूरे शरीर में कई जगह फ्रैक्चर आए थे। बाद में चीनी सैनिकों ने अपने कमांडर की जैसे तैसे जान बचाई थी। ग्लोबल टाइम्स रिपोर्ट के अनुसार क्यू फाओबाओ को चीनी पीपल पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कांग्रेस के सदस्य के रूप में सम्मानित किया गया है। यह सम्मान सैन्य सेवा में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया है। क्यू फबाओ उन 33 व्यक्तियों में से एक है जिन्हें CPPCC सदस्य के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। रिपोर्ट में लिखा है कि फबाओ को 15 जून 2020 को भारत के साथ गलवान घाटी सीमा संघर्ष में बहादुरी से लड़ते हुए सिर में चोट लग गई थी। 2024 के CPPCC सदस्यों के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन पुरस्कार के लिए पुरस्कार समारोह रविवार दोपहर बीजिंग में आयोजित किया गया था। CPPCC दिल्ली के अनुसार CPPCC अध्यक्ष परिषद की बैठक में
असाधारण प्रदर्शन करने वाले सीमित सदस्यों की सराहना करने का निर्णय लिया गया, जिसमें 33 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया। बीजिंग दिल्ली से जुड़े एक न्यूज़ अकाउंट ने देखा कि क्यू इन व्यक्तियों में से एक थे। 2020 में गलवान घाटी झड़प के दौरान क्यू फावाओ चीनी सेना के रेजिमेंट कमांडर थे। उनके ही नेतृत्व में चीनी सैनिकों ने गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर हमला किया था। इसके बावजूद चीन के केंद्रीय सैन्य आयोग द्वारा सीमा की रक्षा के लिए हीरो रेजिमेंट कमांडर की उपाधि से सम्मानित किया गया और 2021 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीपीसी केंद्रीय समिति द्वारा 1 जुलाई पदक से सम्मानित किया गया। सीपीसीसी राष्ट्रीय समिति की वेबसाइट के अनुसार जनवरी 2023 में क्यू को एक विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया और सीपीपीसीसी की 14वीं राष्ट्रीय समिति के सदस्यों की सूची की घोषणा के बाद सीपीपीसीसी का सदस्य बनाया गया। चीन सेंट्रल टेलीविजन सीसीटीवी के सैन्य चैनल सीसीटीवी मिलिट्री के अनुसार 2024 के 2 सत्रों के वीडियो फुटेज से पता चला कि क्यू फावो के सिर पर निशान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। आइए हम बात करें रूस यूक्रेन की। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यूक्रेन और रूस के बीच शांति वार्ता की संभावना के बारे में चल रही चर्चाओं पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा इस समय की प्राथमिकता रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बातचीत की मेज पर लाना है। रूबियो ने एक साक्षात्कार में इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी शांति स्थापना पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा आश्वासन तभी सार्थक हो सकते हैं जब पहले शांति समझौता हो। रूबियो ने कहा सुरक्षा गारंटी जिसे मैं निवारण करना पसंद करता हूँ सभी शांति होने पर निर्भर है। हर कोई शांति के लिए सुरक्षा गारंटी की बात कर रहा है, लेकिन हमें पहले शांति स्थापित करनी होगी। हालांकि हम नहीं जानते कि शांति स्थापित संभव है या नहीं। मार्को रूबियो ने आगे कहा कि यूक्रेन के लोगों को यह बात समझ में आ गई है और यही हमारी रणनीति है। हमारा लक्ष्य पुतिन को बातचीत की मेज पर लाना है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उन्हें बातचीत के लिए ला सकते हैं। रूबियो ने ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की बहस पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जेलेंस्की को ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए था जिससे बैठक में बाधा उत्पन्न हो, लेकिन दुर्भाग्य से जेलेंस्की ने यही किया। उन्होंने हर मुद्दे पर यूक्रेन को समझाने का हर अवसर ढूंढा। जब उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि यह लक्ष्य कूटनीति का है तो वह तुरंत कूद पड़े और उपराष्ट्रपति को चुनौती दी। रूबियो ने शांति समझौते में शामिल जटिलताओं को स्वीकार करते हुए कहा कि पुतिन एक आसान वार्ताकार नहीं होंगे, लेकिन हमें यह जानने के लिए प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए कि क्या कुछ संभव है। रूबियो ने कहा कि हम बस यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं क्या शांति संभव है। उन्होंने निष्कर्ष निकालते हुए कहा कि क्या हमें यह देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि युद्ध को समाप्त करने का कोई तरीका है जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो और स्थायी व टिकाऊ हो। आइए हम बात करें गाज़ा की। रमज़ान के पहले दिन गाज़ा में सभी खाद्य एवं राहत सामग्रियों की आपूर्ति रोकने के फैसले पर इसराइल की तीखी आलोचना झेलनी पड़ रही है। इसराइल ने रविवार को गाज़ा पट्टी में सभी वस्तुओं और रसद का प्रवेश रोक दिया था और चेतावनी दी थी यदि हमास संघर्ष विराम को बढ़ाने के नए प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। मध्यस्थ देशों मिस्र और कतर ने इसराइल पर मानवीय कानूनों का उल्लंघन करने और भुखमरी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। हमास ने इसराइल पर संघर्ष विराम समझौते को तोड़ने का आरोप लगाते हुए इसे युद्ध अपराध करार दिया है। इसराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम का पहला चरण शनिवार को समाप्त हो गया, जिसमें मानवीय सहायता बढ़ाई गई थी। अब दोनों पक्ष दूसरे चरण की वार्ता में है, जिसमें इसराइल को सेना हटाने और स्थायी संघर्ष विराम लागू करने की बात शामिल है। इसके बाद हमास शेष बंधकों को रिहा करेगा। इसराइल ने रविवार को कहा कि अमेरिका के नए प्रस्ताव में संघर्ष विराम को रमज़ान और यहूदी पर्व पास ओवर जो 20 अप्रैल तक चलेगा तक बढ़ाने की पेशकश की गई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अनुसार इस योजना के तहत हमास को पहले दिन आधे बंधकों को रिहा करना होगा, जबकि शेष तब रिहा किए जाएंगे जब स्थायी विराम पर समझौता हो जाएगा। हमास ने कहा कि उसके कब्जे में 59 बंधक हैं, जिसमें से 35 के मारे जाने की आशंका है। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता ब्रायन ड्रग्स ने कहा है कि इसराइल के फैसले का अमेरिका समर्थन करेगा। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के साथ पूर्ण समन्वय में काम कर रहे हैं। मिस्र ने इसराइल की निंदा करते हुए कहा कि गाज़ा की घेराबंदी मानवीय संकट को और बढ़ा सकती है। मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अलबेली ने इसराइल हमास संघर्ष विराम के अगले चरण को तत्काल लागू करने का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता प्रमुख टॉम फ्लेचर ने इसराइल के फैसले को गंभीर चिंता का विषय बताया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने सभी पक्षों से गाज़ा में हिंसा रोकने और तत्काल मानवीय सहायता की अनुमति देने की अपील की। कई गैर सरकारी संगठनों ने इसराइल के उच्चतम न्यायालय से सरकार को राहत आपूर्ति बाधित करने से रोकने की मांग की।
हमास ने कहा कि इसराइल द्वारा सहायता रोकना संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन है। इसराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा कि इसराइल संघर्ष विराम वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन बंधकों की रिहाई को प्राथमिकता देगा। उन्होंने कहा, हमने अपनी सभी प्रतिबद्धताओं को पूरा किया। वार्ता के दौरान बंधकों की रिहाई होनी चाहिए। हमास ने चेतावनी दी कि यदि संघर्ष विराम वार्ता में देरी हुई तो बंधकों की रिहाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उसने दोहराया कि इसराइल को समझौते का पालन करना होगा, जिसमें बंधकों की रिहाई के लिए समय सीमा स्पष्ट नहीं है। गाज़ा में बिगड़ते हालात और खाद्य संकट। गाज़ा की अधिकतर आबादी अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर निर्भर है। संघर्ष विराम के दौरान प्रतिदिन लगभग 600 सहायता ट्रक गाज़ा पहुंचे थे, जिसमें भुखमरी की आशंका कुछ हद तक कम हुई थी। लेकिन अब जब राहत सामग्री रोकी गई तो स्थानीय लोगों का कहना है कि खाद्य पदार्थों की कीमतें अचानक बढ़ गई हैं। इसराइल के इस फैसले पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव लगातार बढ़ रहा है और दुनिया भर में विरोध तेज हो रहा है। अब यह देखना होगा कि क्या इसराइल अपने रुख में बदलाव करता है या संकट और गहराता है। ये हम बात करें पाकिस्तानी एयरफोर्स की। पाकिस्तानी एयरफोर्स के एक फाइटर जेट का ईंधन टैंक उड़ान के दौरान गिर गया, जिससे भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। यह घटना पंजाब के सरगोदा जिले के ग्रामीण इलाके में हुई, जहां 3 लड़ाकू विमान एक साथ उड़ान भर रहे थे। अचानक एक विमान का फ्यूल टैंक अलग होकर जमीन पर गिर गया। पाकिस्तानी एयरफोर्स का सरगोदा एयरबेस बेहद दम है, लेकिन यहाँ पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। अप्रैल 2023 में एक फाइटर जेट का फ्यूल टैंक रावलपिंडी रोड पर एक पहाड़ी इलाके में गिर गया था, जिससे जोरदार धमाका हुआ था। स्थानीय लोग डर गए थे। 1997 में कराची के एक रिहायशी इलाके में गिरा फ्यूल टैंक 6 लोगों की जान ले चुका था। इस बार भी गिरा हुआ फ्यूल टैंक कई मवेशियों के लिए घातक साबित हुआ। हालांकि किसी इंसानी नुकसान की खबर नहीं आई है, लेकिन स्थानीय लोग इस तरह की घटनाओं से भयभीत हैं। फाइटर जेट्स में भारी इंजन टैंक टॉप डैंक लगाए जाते हैं ताकि उनकी उड़ान क्षमता बढ़ सके। ये टैंक सिगार के आकार के होते हैं और विमान के धड़ या पंखों के नीचे फिट किए जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहली बार स्पेनिश गृह युद्ध में इनका उपयोग शुरू हुआ था। जान खतरे में है तो वजन कम करने के लिए इन्हें गिरा देते हैं। ऐसा करने से विमान की गति और गतिशीलता में सुधार होता है, जिससे पायलट को उड़ान के दौरान ज़्यादा नियंत्रण मिलता है। पाकिस्तान एयरफोर्स के विमानों की तकनीकी स्थिति पर पहले से भी सवाल उठते जा रहे हैं। आए दिन घटते इस तरह की घटनाएं संकेत देती हैं कि पाकिस्तान के जेट्स तकनीकी रूप से कमज़ोर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के पुराने विमानों के कारण वायुसेना के कई बार मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान सरकार इस मामले पर क्या कदम उठाती है। Please do like, share and subscribe this channel of mine, news, views and analysis by Prakash.